हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर डीएसएसबी एएनएम एग्जाम। आज से ठीक 1 महीना रह गया है डीएसएसबी के एग्जाम के लिए। उसको कैसे क्रैक करें, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सब जान लेते हैं और इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं एएनएम की जॉब के, वो सब भी। मैं खुद एक एएनएम की तौर पे जॉब कर चुकी हूँ। पहले डीएसएसबी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ही अंडर किए हैं। मैंने भी डीएसएसबी एएनएम का एग्ज़ाम क्रैक किया था, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा बेटर जानती हूँ आप सबसे। तो आज शेयर करते हैं कि क्या क्या हम पढ़ें और कहाँ कहाँ हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें कवर अप करना है। सबसे पहले कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है डीएसएसबी का, जैसे सबका होता है वैसे ही ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। 2 आवर्स का आपके पास टाइम है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट एंड 0.25 नेगेटिव मार्किंग। ये एक कॉमन है, जैसे आपका नर्सिंग ऑफिसर का होता है वैसे ही ये एएनएम का भी है। ठीक है, इसमें भी 2 सेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है आपका, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब कवर होगा। ठीक है, 20 मार्क्स के ईच सेक्शन होगा और आपको वो करना है। टाइम फ्रेम सेम है कि आप एक बार एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे, मान लो आप जनरल अवेयरनेस कर रहे हो, फर्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस आया, उसके बाद आप मैथ्स की तरफ चले गए हो या फिर आपने इंग्लिश नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए हो, तो आप बैक नहीं जा सकते हो। ठीक है, डीएसएसबी का रूल है कि आप बैक वहां दोबारा नहीं जा सकते हो, आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हर एक जो आपका पार्ट है, हर एक सेक्शन है, उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट की है। बिना टाइम मैनेजमेंट के आप अपना एग्जाम पेपर पूरा ही नहीं कर पाओगे और पूरा नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं चांसेस लूज कर देते हो अपना एग्जाम क्रैक करने का। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखना कि किस लेवल पे आपका कितना टाइम देना है। आपको सेक्शन ए में 5 मिनट्स देने हैं, सेक्शन बी में मतलब मैथ्स में आपको 10 मिनट्स देने हैं, इंग्लिश में आप फिर 5 मिनट्स दोगे, हिंदी में आप 5 मिनट्स दोगे। इस तरीके से जोन सा आपका ज्यादा अच्छा पार्ट है आप उसको जल्दी जल्दी करना। ठीक है, ताकि आप उसमें अच्छे मार्क्स ले सको और कम टाइम में। लाइक मैथ्स में जो होता है सॉल्विंग पार्ट होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिएगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि 1 घंटा आप ए सेक्शन को ही दे दो और 1 घंटे में आप सेकंड सेक्शन कर लोगे। जो हमारा नर्सिंग का पार्ट है, कई बार वो भी टेक्निकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो कोशिश करना जितना से ज्यादा कम से कम टाइम में आप सेक्शन ए मतलब नॉन नर्सिंग पार्ट अपना कवर अप कर दोगे, उतना ज्यादा टाइम आपके पास नर्सिंग पार्ट के लिए रहेगा। ठीक है, जितने भी नर्सिंग पार्ट के सब्जेक्ट्स हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगी, डिटेल में पढ़ लेना कि क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे। उसमें हमारा कम्युनिटी हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ है, मिडवाइफरी है और हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है, न्यूट्रिशन है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी है, हमारी एनाटमी है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड से भी क्वेश्चंस आते हैं। जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ क्या क्या किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रखे हैं। हमारे टाइम पे इम्यूनाइजेशन के पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। इम्यूनाइजेशन बहुत बड़ा पार्ट है, इम्यूनाइजेशन के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से पूछा जाएगा कि जैसे 11 मंथ्स का बेबी हो गया है और वो अभी तक एक भी इंजेक्शन से वैक्सीनेट नहीं हुआ है, तो आप उसको कौन कौन से इंजेक्शन दोगे। तो पूरा ABCD में चारों ऑप्शन में सारे इंजेक्शन के नाम लिखे होंगे, उसमें से कोई एक होगा जिसको आप सारे लगा सकते हो। ठीक है, 11 मंथ्स के बेबी को। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि आप BCG कब कब दे सकते हो, कब कितनी एज तक दे सकते हो और क्या उसकी डोज है। रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ANC चेकअप, आयरन कैल्शियम की टोटल टेबलेट्स कितनी जाएंगी। ठीक है, ANC PNC बहुत इंपॉर्टेंट है एक ANM के लिए। ठीक है, स्टेजेस ऑफ लेबर, हमारा पूरा गायनी पार्ट, डिलीवरी का पार्ट, क्योंकि इसमें मिडवाइफरी है। ANM जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, तो मिडवाइफरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, तो आपके लिए गायनी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन पे ANC के कितनी कैलोरीज जाएंगी, लैक्टेटिंग मदर की कितनी कैलोरीज जाएंगी, ठीक है, और आपका पीट्स में जो डिजीज कंडीशंस हो जाती है या न्यूबॉर्न की कंजेनाइटल डिजीज फॉर्मेशन है, वो सब, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। तो थोड़ा सा अपना जो नर्सिंग पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। ANM का सिर्फ ANM ही नहीं, नर्सिंग के जितने भी, मतलब आपने चाहे GNM कर रखी हो या BSc नर्सिंग कर रखी हो, चाहे MSc नर्सिंग कर रखी हो, ऑल कैन गिव ANM एग्जाम। तो जो ANMs के कैंडिडेट हैं, ये उनके लिए एक टफ फाइट है, क्योंकि वो ऑलरेडी GNM और BSc करके बैठे हैं, हायर एजुकेशन है उनके पास, ठीक है, नॉलेज ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ का इम्पॉर्टेंट बेनिफिट रहेगा, जिन्होंने सिर्फ ANM कर रखी है उनके पास, ANM वालों के पास बेसिक नॉलेज है, और जो हायर नॉलेज वाले हैं वो बहुत हायर लेवल पे चले जाते हैं, वो बेसिक नॉलेज को ना भूल जाते हैं या स्किप कर जाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप रिवाइज कर लो सारे GNM BSc और अदर जो क्वालिफिकेशंस वाले हैं जिन्होंने अपना ANM का फॉर्म भर रखा है, और ANM वाले अपना प्रिपरेशन थोड़ा हार्ड करो, क्योंकि ये आपके लिए फाइट थोड़ी सी टफ होने वाली है, और बहुत अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी। और हाँ, मैं ना डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट्स के साथ साथ ना एक दो बुक्स और ऑथर्स का भी शेयर करूंगी कि आप कौन कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हो। जैसे एक ANM की PR यादव है, मतलब PR यादव सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की नहीं, ANM वालों के लिए भी है, वो भी पढ़ सकते हैं उसमें। और GK के लिए एक अरिहंत पब्लिकेशंस की GK की बुक आती है, वो बहुत अच्छी है GK नॉलेज के लिए। और ANM के लिए एक R गुप्ता करके और गाइड आती है एक सूरा बुक्स की, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप ये सब बुक्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस दें, इनमें से कोई भी एक बुक आपने परचेज नहीं की है तो परचेज कर लो, ठीक है। ऑनलाइन डाउनलोड हो जाती हैं, आप ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी भी परचेज कर सकते हो। PR यादव में जो है पुराने 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। इवन जो आपका आंसर है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन के तौर पे भी समझाया हुआ है कि ये इसका आंसर क्यों है, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, तो आपको समझ आएगा कि ये अगर क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, तो आपको ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, लेकिन इसका आंसर ये क्यों है, तो उस क्यों का जवाब भी आपको नीचे बहुत अच्छे से दे रखा है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करना, ऑल द बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे से ज़रूर पूछना, ठीक है। और एक और बेनिफिट है उनके लिए जो शिफ्टिंग आवर्स से थोड़ा बचते हैं, ऑब्वियस है जनरल ड्यूटी है इसमें, यूजुअली 8 से 2 की ड्यूटी होती थी, ठीक है, लेकिन आजकल जो है ये ड्यूटी टाइमिंग थोड़ा सा चेंजिंग में है, ठीक है। ड्यू टू न्यू जो पॉलिसीज आ रही है गवर्नमेंट की, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टाइम के लिए ये ड्यूटीज जो है 8 to 4 में भी कन्वर्ट हो रखी है। कहीं कहीं जो डिस्पेंसरीज और पॉलीक्लिनिक है वहाँ आवर्स जो है 8 to 4 के भी हो गए हैं, तो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहना। और हाँ, एक चीज़ और होती है इसमें, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद, मान लो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया, बहुत अच्छा आपका रैंक आया है और कट ऑफ में भी आपका नाम आ गया, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, सब कुछ करेक्ट है, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो इन सर्विस एजुकेशन भी मिलती है यहाँ। ANM वालों को बहुत सारी ट्रेनिंग्स है वो मिलती हैं। आपके जो डिपार्टमेंट वाले हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, वो अलग अलग ट्रेनिंग के लिए आपको इनवाइट करते रहते हैं, लेकिन उसमें टाइम का थोड़ा सा होता है कई बार। जैसे आपको 8 to 2 की डिस्पेंसरी आवर्स आपको कंप्लीट करने के बाद आपको 3 to 5 में आपको क्लास अटेंड करनी है, या 4 to 6 में आपको क्लास अटेंड करनी है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको रेडी रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एग्जाम क्रैक करना। कुछ भी डाउट हो कहीं भी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैसेज करो, लिंक पे कमेंट करना कि हाँ आपको क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।